डियर फ्रेंड्स, मैं रामफल मोर एडवोकेट सोनीपत आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम सीपीसी पर नित्य प्रति चर्चाएं करते हैं। हमने सेक्शन 27 से 32 सीपीसी पढ़े जो सम्मन्स और डिस्कवरी की बात को करते हैं। आज हम ऑर्डर 5 को पढ़ेंगे। देखें ऑर्डर 5 सीपीसी क्या कहता है। इसके बाद ऑर्डर 16 समनिंग ऑफ विटनेसेस और फिर ऑर्डर 11 को पढ़ेंगे जो डिस्कवरी और इंस्पेक्शन के प्रोसीजर के बारे में बताता है। अब आते हैं ऑर्डर 5 पर। सेक्शन 27 से 29 सम्मन्स टू डिफेंडेंट्स के बारे में है। सेक्शन 27 कहता है सम्मन टू डिफेंडेंट, प्रतिवादी को सम्मन कैसे भेजा जाना है। और सेक्शन 28 कहता है सम्मन्स टू डिफेंडेंट व्हेन ही रिजाइड्स इन अदर स्टेट, जब प्रतिवादी किसी दूसरी स्टेट में रहता है तो सम्मन किस तरीके से भेजा जाता है। और सेक्शन 28 कहता है सम्मन टू डिफेंडेंट व्हेन ही रिजाइड्स इन अदर स्टेट। और सेक्शन 29 कहता है सर्विस ऑफ फॉरेन सम्मन्स, यानी विदेशी सम्मन की तामील कैसे होगी। इस प्रकार अब हम पढ़ेंगे इसका प्रोसीजर। ऑर्डर 5 में 32 नियम हैं। आज हम ऑर्डर 5 रूल 1 से शुरू करते हैं। तो ऑर्डर 5 रूल 1 क्या कहता है कि जब कोई मुकदमा सम्यक रूप से यानी ठीक तरीके से बिना ऑब्जेक्शन के, सम्यक के माने ठीक तरीके से, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन दायर हो जाता है तो न्यायालय प्रतिवादी को पेश होने और सम्मन प्राप्ति के 30 दिन के अंदर जवाब देने के लिए सम्मन जारी कर सकता है। प्रोवाइडेड दिए हैं, इसके अंदर 2 परंतुक दिए हैं। तो पहला प्रोवाइडेड क्या कहता है, किंतु यदि प्रतिवादी वाद पत्र दायर होने पर एपियर हो जाए और वाद को एडमिट कर ले तो उसे सम्मन नहीं भेजा जाएगा। दूसरा प्रोवाइडेड क्या कहता है, दूसरा परंतु क्या कहता है कि किंतु यदि प्रतिवादी 30 दिन के अंदर जवाब दाखिल नहीं करता तो न्यायालय कारण सहित अन्य दिन के लिए मुकदमे को अर्जन कर सकता है या प्रतिवादी को समय दे सकता है, किंतु वो दिन 90 दिन के बाद का नहीं होगा। मीनिंग देयर बाय 90 दिन तक मैटर कैन बी अर्जेंट। अब यदि मामला पहले परंतुक में नहीं आता तो सम्मन जरूर भेजा जाएगा। और इसके ऊपर केस ला है AIR 1960 कैलकाटा 538। अब इसका ऑर्डर 5 रूल 2 क्या कहता है, सब रूल 2, वह प्रतिवादी जिसके नाम नियम 1 के तहत सम्मन निकाला गया है या सम्मन भेजा जाना है वो कैसे पेश हो सकता है, उसके पेश होने के कितने तरीके हैं। ही कैन अपियर इन पर्सन, वह व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हो सकता है, वह प्लीडर के माध्यम से पेश हो सकता है और उस प्लीडर को सभी बातों का जवाब देने के लिए अधिकृत किया गया हो। तीसरा तरीका है कि ऐसे प्लीडर के द्वारा और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पेश हो सकता है जो सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए सही हो या सभी प्रश्नों का जवाब दे सके। तो ये ऑर्डर 5 रूल 2 कहता है। अब सब रूल 3 क्या कहता है कि सम्मन जो है जो भी भेजे जाएंगे उस पर जज साहब के, प्रेजाइडिंग ऑफिसर के या किसी अधिकारी के दस्तखत होंगे, जो अधिकारी जज साहब के द्वारा, माननीय कोर्ट के द्वारा अधिकृत किया गया है। जैसे रीडर उनकी जगह हस्ताक्षर कर सकता है, तो जिसको भी अधिकृत किया गया है। तो सम्मन न्यायालय के अधिकारी या जज साहब के हस्ताक्षरित होंगे और कोर्ट की सील के द्वारा जारी किए जाएंगे। अब ऑर्डर 5 रूल 2 क्या कहता है
कि दावे के साथ प्लेंट की कॉपी भी लगेगी। और प्लेंट की कॉपी के माने है कि डॉक्यूमेंट वो भी उसके साथ लगेंगे। और आप हैरान होंगे कि अगर ऑर्डर 5 रूल 2 को पढ़ेंगे तो उसमें वर्ड शैल का प्रयोग किया गया है, और शैल के माने मस्ट है, तो शैल मीन्स मस्ट। और इसके ऊपर मैं आपको एक केसला बताना चाहूँगा। 2007 2 अपेक्स कोर्ट जजमेंट पेज 545 सुप्रीम कोर्ट, अलका गुप्ता वर्सेस नरेंद्र कुमार गुप्ता का केस है। और इसके अंदर ये कहा गया है इस अथॉरिटी में कि इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द कोर्ट टू सेंड द कॉपी ऑफ प्लेंट एंड डॉक्यूमेंट्स। एक 1986 PLJ पेज 510 है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की अथॉरिटी। उसके अंदर ये कहा गया कि डॉक्यूमेंट्स अपेंडेड विद द प्लेंट आर मोर और लेस पार्ट ऑफ द प्लेंट। तो इस प्रकार से all the documents upon which the plaintiff sues are to be attached here with the plaint and are to be sent with the summons। अब उसके बाद अगली बात क्या है कि जहाँ न्यायालय को ऐसा कारण दिखाई देता है या ऐसा कारण लगता है कि प्रतिवादी का पेश होना जरूरी है, वांछित है, तो कोर्ट आदेश दे सकती है। 2 क्या कहता है कि वादी को भी उस दिन बुला सकती है। अब जब किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया जाता है और केस अर्जेंट हो गया और उस ऑर्डर को रिपीट नहीं किया गया, यानी अर्जेंट जो डेट है उसके लिए उसको बाध्य नहीं किया गया पेश होने के लिए, तो वो आदेश नहीं है। और ऑर्डर 9 रूल 12 के तहत मुकदमे का निस्तारण अगर न्यायालय करता है तो वह आदेश बिना क्षेत्राधिकार के है। और इस तरीके से सुंदरनाथ वर्सेस मल्लू का केस है, 39 इंडियन केसेस पेज 634, ये इसके ऊपर रेलेवेंट केस ला है। अब हम आते हैं ऑर्डर 5 रूल 4 के ऊपर। वो कहता है कि नो पार्टी टू बी ऑर्डर्ड टू अपीयर इन पर्सन अनलेस रिजाइडिंग विद इन द सर्टेन लिमिट्स। बहुत काम की बात है कि कहता है कि किसी भी न्यायालय में पेश होने का आदेश तभी किया जाएगा कब, जब वह न्यायालय की अधिकारिता में रहता है। जिस आदमी को इन पर्सन पेश होने का ऑर्डर किया जाता है, इट कैन ओनली बी डन व्हेन ही इज रिजाइडिंग विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, या यदि वह अधिकारिता से बाहर रहता है तो 50 मील की दूरी से कम में रहता है तो उसको आदेश दिया जा सकता है, या 200 मील से कम की दूरी पर रहता है और 200 मील तक रहता है तो वहाँ पर 2 बात होनी जरूरी है। जहाँ कोर्ट का परिसर है उससे लेकर के और उसकी रिहाइश तक, यानी रेलवे का, स्टीमर का या पब्लिक कन्वीनियंस का होना अनिवार्य है। यदि ये कन्वीनियंस नहीं है तो ही कैन नॉट बी ऑर्डर्ड टू बी अपीयर बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट इन पर्सन। अब ऑर्डर 5 रूल 4 में एक अपवाद भी है, और अपवाद क्या है कि सेक्शन 132 जो है CPC का आप पढ़ेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 132 क्या कहता है कि कुछ स्त्रियों को पर्सनल अपीयरेंस में छूट है। और कौन सी स्त्रियां? जो देश की रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जा सकती, उन्हें न्यायालय में पर्सनल प्रेजेंस से छूट होगी। ये सेक्शन 132 का एक कहता है। दूसरा क्या कहता है कि इसके अंदर नथिंग कंटेंड हियरिन, यानी कोई भी बात जो है इसमें आई है ऐसी किसी मामले में जिसमें स्त्री की गिरफ्तारी इस संहिता द्वारा निषिद्ध नहीं है, यानी व्हेन द लेडी कैन नॉट बी ऑर्डर्ड टू बी अरेस्टेड, यानी जब उसके अरेस्ट का मनाही नहीं है तो किसी डिग्री के निष्पादन के लिए
गिरफ्तारी में छूट न देने वाली समझी जाएगी। लेकिन इसी के ऊपर मैं आपको एक सेक्शन बताना चाहूँगा कि आपने सीपीसी के अंदर एक सेक्शन पढ़ा होगा कि जब किसी 56 सेक्शन है सीपीसी का, कि जब किसी रिकवरी सूट की डिक्री की एग्जीक्यूशन हो रही है तो नो वुमेन कैन बी अरेस्टेड, किसी औरत को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा था। तो इस 132 का 2 में ये सेक्शन 56 को भी साथ में पढ़ना है। अब इस सारे को पढ़ते हुए आप देखेंगे कि 56 के अंदर ये उपबंध है कि धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों को गिरफ्तार तथा उनका निरोध नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद अगला सेक्शन है सेक्शन 133। 133 के अंदर जो है एग्जेम्पशन ऑफ अदर पर्सन्स, दूसरे आदमी जिनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, दूसरे आदमी जिनको अदालत में नहीं बुलाया जा सकता, यानी उनको अदालत में बुलाने के ऊपर छूट है। और वो कौन कौन है? निम्नलिखित आदमियों को, यानी जिनको मैं अब बताऊंगा उन आदमियों को अदालत के अंदर सम्मन नहीं किया जा सकता। कौन? सर्वप्रथम भारत के पहले नागरिक राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो है ही कैन नॉट बी सम्मन्ड इन कोर्ट। भारत का उपराष्ट्रपति। तीसरा है लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर, संघ के मंत्री यानी सेंटर के मंत्री, और उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को। और उसके बाद है राज्य का राज्यपाल और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति, राज्य के मंत्री और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा वे व्यक्ति जिन्हें धारा 87 ख लागू होती है। अब धारा 87 ख क्या है? धारा 87 ख को देखेंगे कि वो लोग जो 26 जनवरी 1950 से पहले राजा थे, शासक थे, उन लोगों को भी न्यायालय में तलब नहीं किया जा सकता, बुलाया नहीं जा सकता, सम्मन नहीं किया जा सकता। लेकिन वो मामला 26 जनवरी 1950 से पहले का होना चाहिए। अब जो है इसके बाद 133 के बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं। जो व्यक्ति ये कहता है कि उसकी पर्सनल अपीयरेंस में छूट है, यानी जैसे ये आदमी मैंने बताए कि जो ये कहते हैं कि वो पर्सनल अटेंडेंस में उनकी छूट है, दे कैन नॉट बी सम्मन्ड इन द कोर्ट, उन्हें न्यायालय में पेश होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। मेरी बात को फिर ध्यान से सुने कि जो व्यक्ति यह कहता है कि उन्हें न्यायालय में पेश होने की छूट है, उन्हें न्यायालय में पेश होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता और उनको किसी कार्रवाई में परीक्षा की आवश्यकता है और उसके लिए कमीशन जारी किया जाएगा और कमीशन का खर्च वही देगा जो छूट का दावा करता है, जब तक वह खर्च बुलाने वाली पार्टी ने जमा ना किया हो, कमीशन खर्च उसने जमा ना किया हो। इसके लिए धारा 75 से 78 और ऑर्डर 26 सीपीसी को देखें जो इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स ऑफ कमीशन है। तो आज इतना ही। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।